सबसे पहले सीपी राय, डॉक्टर सीपी राय साहब, ये इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, आप किसी पार्टी में हो, लेकिन अगर इस देश में ट्रांसपेरेंट चुनाव होने, क्योंकि हो क्या रहा है, लोग कह रहे हैं इससे फर्क क्या पड़ रहा है, गोदी मीडिया बिल्कुल शांत है, बीजेपी को तो जैसे सांप सूंघ गया है, उनके यहां से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, लेकिन आप इस पैसे को लेके जो वोटर है उसको प्रभावित कर रहे हैं। एक छोटा सा इसमें किसी मेरे एक यहीं पे आया है कि कांग्रेस के ऊपर सबसे भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाया जाता है। 70 साल में कांग्रेस का बैंक बैलेंस इस समय 588 करोड़ है, जिसको बीच में फ्रीज कर दिया गया था, और 2014 10 साल में बीजेपी का बैलेंस 4,847 करोड़ रुपया हो चुका है। ये वाइट जिसको बोला जाता है, और ये वाइट इसी तरह से जबरन वसूली करके। डॉक्टर राय, ये आपको क्या लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक से बड़ा मतलब ये जो घोटाला है, इससे बड़ा घोटाला स्वतंत्र भारत में सरकार द्वारा प्रायोजित आज तक नहीं हुआ है, क्योंकि ये सरकार द्वारा पूरी तरह से प्रायोजित पोषित है। मैं डॉक्टर राय इस पे आपकी पहली प्रतिक्रिया ले लूं, उसके बाद फिर इस पे आगे बात करते हैं। डॉक्टर राय। आनंद जी, ये सचमुच बहुत बड़ा घोटाला है, और आपने ठीक शब्द इस्तेमाल किया, जबराना। ये जबराना वाला घोटाला है, लेकिन इससे भी शायद बड़ा घोटाला साबित होगा पीएम केयर फंड, और उसका भी अगर पर्दाफाश हो जाए, उसके भी राज हो, सभी से जबरन पैसा वसूल किया गया था। लोगों ने यह समझा था कि प्रधानमंत्री का कोई सरकारी फंड है, और उसमें फौज, पुलिस, बीएसएफ, सारे सरकारी डिपार्टमेंट, सबकी तनख्वाहों में से पैसे काटे गए थे, सो कॉल्ड ये कह के लोग अपने आप दे रहे हैं, और तमाम लोगों ने पैसे दिए। उसका कोई न तो ऑडिट है, न उसमें कोई आरटीआई है, वो पैसा कहाँ आया, कहाँ गया। बाद में मालूम पड़ा कि मोदी जी का व्यक्तिगत फंड है वो, या उनकी पार्टी का फंड है। वो भी एक बड़ा घोटाला है। खैर, ये तो बड़ा घोटाला, ये तो सामने आ ही गया। अभी इसमें बहुत सारे राज अभी दफन है जो क्लियर होने हैं, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुबह फैसला दिया है कि 9:45 बजे की हमने आपसे 11:15 बजे कि हमने तो आपसे डिटेल मांगा था, उसका जो यूनिक नंबर, यूनिक आईडी नंबर है, जिससे पता लगता है कि कौन सा बॉन्ड किसको दिया गया, और क्लैरिटी ये चाहिए कि किसको किसका बॉन्ड दिया गया। तो वो अभी सामने आना है, वो आने के बाद चीजें स्पष्ट होंगी। लोकतंत्र का कायदा ये है आनंद जी कि लोकतंत्र में जितने भी पार्टियां हैं, सबको बराबर का फील्ड मिले, सबके साथ एक तरह का व्यवहार हो, सब लोग एक तरह के कानून का पालन करें, सबको प्रचार प्रसार और पार्टी संगठन चलाने का बराबर का अवसर मिले। ये लोकतंत्र का कानून है। लोकतंत्र के उस कानून का भी तो हनन है जहां सरकार एक तरफ सरकार सत्ता पार्टी का इस्तेमाल, अपनी सत्ता का इस्तेमाल करके जबरन एक बड़ा अमाउंट नंबर 1 में और नंबर 2 में जो मिला होगा तो अलग है, वसूल करती है, और बाकी पार्टियों के खिलाफ ऐसे हालात पैदा करती कि उनको कोई चंदा भी ना दे, या बहुत ही कोई कमिटेड लोग हैं तो वही चंदा देते हैं, या एक किसी पार्टी के जो उसका फंड है उस पर आप रोक लगाने की कोशिश करते हैं, कि उसको बैन करने की कोशिश करते हैं। तो ये लोकतंत्र का जो मूल आधार है कि जिसमें सबको समान रूप से अवसर मिले, ये उसका भी उल्लंघन है। खैर, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। अभी आगे जब आप चर्चा करेंगे तो इसमें डिटेल, जितने साथी लोग हैं सब लोग अपना अपना डिटेल लेके आए होंगे, और आपके द्वारा जो आपके हजारों लाखों लोग सुन रहे होंगे उन तक वो बात पहुंचेगी कि किस तरह से ये फ्रॉड है। मेरी यही पहली प्रतिक्रिया, मेरी अपनी यही है जी। डॉक्टर साहब, मैं एक दो चीजें आपसे समझ लूं। हालांकि अब जब मैं आप बहुत सामने आ रहा है जो मेगा इंजीनियरिंग है, कृष्णा रेड्डी साहब का, उस कंपनी का ऑफिशियली चाइना की कंपनी के साथ एक ऑफिशियल गठजोड़ है, मतलब ऑफिशियल जॉइंट वेंचर है। ये विदेशी कंपनियों का भी इसमें आ रहा है। मैं लेकिन आपसे दो चीजें डॉक्टर साहब समझूं। एक तो जैसा इन्होंने कहा एक्सटॉर्शन रैकेट है, अब ये करीब करीब प्रूव हो गया है। ये पीएम केयर फंड की मांग क्यों नहीं उठ रही है? क्योंकि हालांकि कपिल सिब्बल ने आज कहा है कि अब अगली बार हम पीएम केयर की भी बात करेंगे, पीएम केयर फंड के मांग। और दूसरा, ये जब इलीगल है, एक्सटॉर्शन है, चंदा है, तो ये वापस नहीं लिया जाएगा। एक इलीगल मनी जो आपने रखा है, आप वापस नहीं लिया जाएगा। आपने इतने इसी पैसे से आपने अपने ऑफिस बनाए, इसका ऑक्शन करिए। हमारा और आपका अगर कोई लोन हो जाता है तो हम अपना हाउसिंग लोन को डिफॉल्ट करें तो आके हमारे घर की नीलामी करके वो बेच देते हैं घर को, तो घर बेचा जाए। डॉक्टर सीपी राय, ये संभव है कि नहीं, पीएम केयर फंड और पैसा वापस लेने की बात? आनंद जी, अभी किसी ने शायद लिखा मेरा वो अहंकार वाला बात जी, मैं पहले वो जवाब दूं। दरअसल 16 मई 2014 जिस दिन मोदी जी चुनाव जीते थे,
उस दिन IBM 7 की डिबेट में संदीप चौधरी के कार्यक्रम में था मैं, और उस दिन मैंने वो बात कही थी। मोदी जी का भाषण उन्होंने सुनवाया था, और वो भाषण सुन करके मैंने कहा था कि अगर अहंकार अहमदाबाद से चलकर दिल्ली आ रहा है तो भारत अपने इतिहास के सबसे अयोग्य और असफल प्रधानमंत्री को देखने जा रहा है। ही विल बी मोस्ट फेल्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। ये उस दिन का मेरा वाक्य था जिस दिन मोदी जी भारी वोट से चुनाव जीत कर आए थे, उस दिन रात को 10 से 11 में। तो बहुत सारे साथियों को मेरी बात को याद है। उसी दिन मैंने विदेश नीति, आर्थिक नीति, महंगाई पर जो अपने विचार व्यक्त किए थे वो अक्षरशः सही साबित हुए। मैं एक बहुत साधारण अदरक सा सामाजिक कार्यकर्ता हूं, लेकिन जो भी वजह हो, तो 16 मई 2014 को मेरी कही गई सारी बातें इन 10 सालों में अक्षरशः सही साबित हुई हैं। ये जो सारा मसला है, जेल में बंद मुख्तार अंसारी या कोई और किसी गुंडे को भेज देते हैं कि साहब ने कहलवाया है इतना भिजवा दो, नहीं तो समझ लेना, तो वह उसमें और सरकार की ईडी और इनकम टैक्स से छापे में कोई खास फर्क नहीं है। दोनों एक ही तरह का काम है। ये अच्छा शब्द इस्तेमाल किया आपने कि एक्सटॉर्शन नहीं अपने आप में। इसमें पाकिस्तान की कंपनी का भी एक नाम आया है। अब जरा खुलासा हो जाए, पहले तो यही बहुत बड़ी बात है। आपने बता रहे थे कि तुषार मेहता साहब बचाने की कोशिश और कर रहे थे, लेकिन सवाल यह है कि इनकम टैक्स बचा क्यों, जब इतना क्लियर कट ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का कि फला तारीख तक अब सारी जानकारियां दीजिए, किसने चंदा दिया, किसने चंदा लिया, क्या हुआ, टोटल डिटेल जानकारी दीजिए। तो पहले उसको चुनाव तक छुपाए रखने की कोशिश करना, और फिर भेजना तो बिना नंबर के भेज देना, किसने किस तारीख को चंदा, किसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और किस पार्टी ने किस तारीख को भुनाया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हुआ कि किसने किसने किसको दिया। ये तो बाकी हम सारे लोग अनुमान लगा रहे हैं कि फला पार्टी का छापा पड़ा तो उसने इतना पैसा बीजेपी को दिया होगा, फला पार्टी को 14,000 करोड़ रुपए का काम मिला तो उसने दिया होगा। यह भी है कि जिसकी वर्थ ही कुल 130 करोड़ रुपए है वो 410 करोड़ रुपए चंदा दे रहा है। आप लोगों ने भी इस तरह के कई किस्सों का जिक्र किया। तो ये तो खुद अपने आप में एक बड़ा अपराध है। ये अपराध भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसको मैं आरएसएस की भाजपाई सरकार शब्द इस्तेमाल करता हूं, आरएसएस की भाजपा नाम की सरकार, ये उसका अपराध है। और जहां तक इससे वापसी का सवाल है, वापसी की बात तो तब हो जब सरकार बदल जाए, अभी तो जनता में पहुंचाने का सवाल है। इस तरह की चीजें, आपने पीएम केयर फंड की बात किया, पीएम केयर फंड में मैंने आज सुबह ही लिखा है और बहुत सारे लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जो गोदी मीडिया या जिसको मैं सुपारी मीडिया शब्द इस्तेमाल करता हूं, उसमें कोई चीज निकल के नहीं आती। अभी मालेगांव में आदिवासियों के इलाके में बहुत बड़ी आबादी आदिवासियों की इकट्ठी हुई राहुल गांधी के साथ, कहीं किसी मीडिया में दिखाई नहीं पड़ा। नासिक में इतनी बड़ी आबादी किसानों की इकट्ठी हुई, इतनी बड़ी भीड़, कहीं और छोड़ नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन कहीं मीडिया में दिखाई नहीं पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में कहीं आग लग गई पटाखे की फैक्ट्री में, लोग मर गए, लेकिन उनका कहीं कोई जिक्र नहीं आ रहा है। हमारे लोग भी प्रदर्शन करते हैं, धरना करते हैं, सवाल उठाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, निकलते हैं, सड़क पर निकलते हैं, लेकिन पुलिस रोक लेती है। जितने लोग होते हैं उससे ज्यादा पुलिस आ जाती है और वहां से ज्ञापन लेके विदा कर देती है, पुलिस के आगे आप नहीं पढ़ पाएंगे, अन्यथा लीजिए 100 मुकदमे झेलिए, रोज मुकदमे आप झेलते रहिए। क्योंकि फांसीवादी सरकार है, जिसका जिक्र मैं 2013 से लगातार कर रहा हूं। 2013 में मैंने शंका व्यक्त करना शुरू कर दिया था, अगर आरएसएस की सरकार आएगी तो क्या क्या होगा, और फांसीवाद में क्या क्या होगा उसका जिक्र करना शुरू कर दिया था मैंने। लिखने पढ़ने वालों के साथ क्या होगा उसका जिक्र भी मैंने बहुत पहले से करना शुरू कर दिया था। जो लिखेंगे, पढ़ेंगे, बोलेंगे, उनका क्या होगा। और अभी जो सरकार का साथ दे रहे हैं मीडिया के लोग, लिखने पढ़ने वाले, उनका क्या हश्र होगा, उसका अनुमान भी मुझे है लगातार। तो पीएम केयर फंड तो उन लोगों ने ऐसे इस्तेमाल किया था, वो तो और बड़ा अपराध है। उसको इस तरह इस्तेमाल किया गया था जैसे वो सरकारी प्रधानमंत्री का कोई फंड है जो लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल होने वाला है। उसमें आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सारे सरकारी दफ्तर, सारे लोगों की तनख्वाहों से पैसे काटे गए और यहां से लेकर चीन की कंपनियों तक तमाम लोगों ने पैसे दिए। उसका कोई हिसाब हमारे पास नहीं है। उन पैसों का क्या किया उसका कोई हिसाब नहीं है। उसमें आप आरटीआई डाल नहीं सकते, उसका ऑडिट हो नहीं सकता। अगर इसका 10% भी इस तरह का कोई फ्रॉड, इस तरह की कोई हरकत दुनिया के किसी दूसरे देश को हुई होती
तो वहां का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री इस्तीफा देकर के कहता मुझे जेल भेज दो। अरे हमसे अच्छा तो पाकिस्तान का वो चुनाव आयुक्त है जिसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसने कहा कि मैंने बेईमानी की है, मैंने जो वोट पड़े हैं उन वोटों को छुपा लिया और दूसरों को जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया। और उसने सबके सामने कहा मैं पुलिस को हैंड ओवर कर रहा हूं और मुझे फांसी में लटका दिया जाए और मेरे साथ जो लोग शामिल है सबको फांसी में लटकाया जाए। हम जिस पाकिस्तान को गाली देते हैं उसके चुनाव आयुक्त को अगर शर्म आ गई, उसका दीन ईमान जाग गया, तो भारत के लोगों का दीन ईमान कब जागेगी? और भारत की अदालतें भी जो जिनका दीन ईमान मरा हुआ उनका दीन ईमान कब जागेगी? आखिर इक्का दुक्का जज कोई फैसले क्यों करेंगे और वो भी इतने देर सवेर से क्यों करेंगे? ये बड़े सवाल है आनंद जी, इस वक्त बेचैनी करने वाले सवाल है। मुझसे पहले जो साथी बोल रहे थे मैं उनकी बेचैनी समझ रहा था। इस वक्त पूरे देश को बेचैन होना चाहिए। मीडिया भले नहीं दिखाए, लेकिन आप लोगों के जो छोटे ये यूट्यूब चैनल है इनकी बड़ी रीच है, इसके द्वारा तमाम बातें लोगों तक पहुंच रही है। व्हाट्सएप के द्वारा हम जैसे आप जैसे जो साथी एक दूसरे को बातें पहुंचा रहे हैं, ये तो जनता के घर घर में पहुंच जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये बॉन्ड केवल हमारे आपके गांव से हमारी आपकी चर्चा का विषय नहीं रहा आज। ये बॉन्ड गांव के आखिरी छोर तक जिसके हाथ में कोई मोबाइल है उस तक पहुंच गया है और उसके मन में सवाल उठने लगा है। जैसे आनंद जी, मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, ग्रामीण परिवेश के लोगों से, उन लोगों से मैंने कहा भाई आप लोग तो फिर 5 किलो अनाज पर वोट दोगे। उसने बहुत अच्छी बात कही, हम लोग पहले बहकावे में आ गए थे, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 500 रुपए का 5 किलो अनाज हमको दे करके हमारे ऊपर हजारों करोड़ रुपए की महंगाई लाद दी गई है। हमारे लड़के की नौकरी खतरे में पड़ गई है, हमारे लड़के को नौकरी मिल नहीं रही है। मेरा भतीजा फौज में गया, उसको नौकरी नहीं मिली, उसने इम्तिहान पास कर लिया। ये सारे मुद्दे जमीन के स्तर पर, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़े पैमाने पर चर्चा में आ चुके हैं। हमारी आपकी ये बहस भी ये जाया नहीं होने वाली है, ये वहां तक जाएगी जहां तक ये वसूली का सवाल है, जहां तक इनको जेल जाने का सवाल है। ये डरे इसीलिए हैं, इन्होंने इतने अपराध और इतने भ्रष्टाचार किए, और भ्रष्टाचार अपराध ही नहीं, देशद्रोह का इतने बड़े काम किए हैं कि इनको पता है कि इनकी जिंदगी जेल में सड़ेगी। इसलिए परेशान है, इसलिए परेशान है कि कहीं इनके खिलाफ की बातें उठ न जाए, उस पर चर्चा ना हो जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि जिनकी जो डरे हुए हैं वो कल चुनाव घोषित हो जाने के बाद शायद अपने डर को उखाड़ फेंकेंगे और कल के बाद मुखर होकर के बात करेंगे। जो बिके हुए हैं उनसे तो कोई उम्मीद नहीं करता मैं, लेकिन जो किसी डर के बारे चुप है उनकी आवाजें कल से निकलेगी, इसकी मैं उम्मीद करता हूं और इसी उम्मीद पर दुनिया कायम है। आनंद जी, आप कम से कम ये बहस करा रहे हैं, आप बहादुरी से बात कर रहे हैं, मेरे सब साथी लोग बहादुरी के साथ सारे मुद्दों को लेकर के सामने आ रहे हैं। ये सारे मुद्दे आम जनता तक और लोगों तक पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान की कंपनी ने पुलवामा के बाद पैसा क्यों दिया, किसको मिला, ये बड़ा सवाल है। चीन के कनेक्शन की कंपनी ने पैसा क्यों दिया, ये बड़ा सवाल है। सीरम कंपनी ने इतना पैसा क्यों दिया, और बड़ा सवाल तो यह भी है कि उसका इंजेक्शन लेने वाले तमाम लोग आज जवानी में ही हार्ट अटैक की मौत क्यों मर रहे हैं। इस पर तमाम सवाल उठ चुके हैं। और जब ये मुद्दा ऊपर गया तो सरकार ने पल्ला झाड़ लिया कि लोगों को वैक्सीन लगाना उनका अपना खुद जाती मामला था, वो लगाए या न लगाए। जबकि आपको, हमको सबको पता है कि वैक्सीन को कंपल्सरी कर दिया गया था, उसके बिना आप सड़क पर उतर नहीं सकते थे, उसके बिना ट्रेन और बस पे आप चल नहीं सकते थे। सरकारी कर्मचारियों को वैक्सीन कंपल्सरी कर दी गई थी और सीरम कंपनी को पैसा कमवाया गया। चाहे आपकी जान चली जाए, लेकिन बीजेपी और आरएसएस को पैसा मिल जाए और वो फिर चुनाव जीत जाए, ये ज्यादा बड़ा मुद्दा है। और ये मुद्दा इस रूप में अगर जनता तक पहुंच गया, और मुझे लगता है पहुंच रहा है बहुत तेजी के साथ, तो इनका निर्णय भी होगा और सरकार जाने के बाद इनकी जिंदगियां जेल में भी कटेगी। जी आनंद जी।